हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जो है अपना प्रकरण 2 पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कंटिन्यूटी में देखेंगे। जैसे कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में वैज्ञानिकों का क्या अनुमान है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज जो है हम देखेंगे कि भूपटल की विशेषताएं क्या हैं, भूपटल किस किस प्रकार के होते हैं। तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर, गर्भ अर्थात पृथ्वी के अंदर। अब हम सभी जो हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं या पृथ्वी के अंदर रहते हैं। तो ध्यान में रखिए कि हम पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रहते हैं, हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं रहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर जाने समय होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः तापमान एवं घनत्व का समावेश होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर जाते समय परिवर्तन में किसका समावेश होता है। तो किसका समावेश होता है यहाँ पर? तापमान और घनत्व का। और इन दो कारकों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया गया है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण तापमान और पृथ्वी के घनत्व के अनुसार किया गया है। तब हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह से है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रमुखतः कितने भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? भूपटल, मैटल और क्रोण। तो इसके बाद में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि भूपटल किसे कहते हैं, मैटल क्या है और क्रोण क्या है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग कौन कौन से हैं? भूपटल, दूसरा क्या है? मैटल, और तीसरा क्रोण। अब यहाँ पे भूपटल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब भूपटल के प्रमुखतः 2 भाग कौन से हैं? यहाँ पर महाद्वीपीय भूपटल और सागरीय भूपटल। उसके बाद जो है मैटल, दूसरा नंबर है मैटल। तो मैटल को भी 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। पहला भाग है ऊपरी मैटल और दूसरा भाग है निचला मैटल। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मेटल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मेटल को 2 भागों में विभाजित किया गया, ऊपरी मेटल और निचला मेटल। तीसरा है क्रोण। तो क्रोण को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, बाहरी क्रोण और आंतरिक क्रोण। अब अगर यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देखते हो तो ये हमारा चित्र है, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये हमारी पृथ्वी है जहाँ पर हम रहते हैं, ये भूपटल है। अब भूपटल 2 प्रकार के, महाद्वीपीय अर्थात जो महाद्वीप के पास है और महासागरीय अर्थात जो सागर के पास है। तो इस तरह से महाद्वीपीय और सागरीय 2 प्रकार के हो गए। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो ये जो भाग है, येलो वाला भाग जो है, ये मेटल का है। अब मेटल भी जो है यहाँ पर 2 प्रकार के, ये बाहरी मेटल और ये निचला मेटल। और इसी तरह से यहाँ पर ये रेड वाला जो भाग आता है वो क्रोण का है। और ये क्रोण भी 2 है। आपका यह जो है ये है बाहरी क्रोण और ये जो अंदर है इसे कहा जाता है आंतरिक क्रोण। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो है हमारा पृथ्वी की यह संरचना है। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे कि सर्वप्रथम हम देखेंगे कि भूपटल क्या है और उसकी निर्मिति किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर भूपटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ठोस है जिस पर हम सभी रह रहे हैं और इसे ही भूपटल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भूपटल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है
कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ठोस है और इस ठोस भाग को ही भूपटल के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम भूपटल की बात करते हैं तो भूपटल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर ये हमारा है भूपटल, ये हमारा भूपटल है। तो भूपटल को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल। तब हम इसमें देखेंगे महाद्वीपीय भूपटल की विशेषता क्या है, उसका घनत्व क्या है और उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, और महासागरीय की विशेषता क्या है और उसकी मोटाई क्या है, उसका घनत्व क्या है और उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसी नहीं है, अर्थात ये जो भूपटल हम देख रहे हैं, अब ये देखिए, ये भी आपको इसके माध्यम से भी बताया गया है। जैसे ये हमारा भूपटल है करीब 30 किलोमीटर स्थलमंडल, और इसके बाद जो है ये ऊपरी मेटल है। इसके बाद मेटल में अगर आप देखते हो तो ठोस भाग का भाग होता है, मेटल में जो है ठोस का भाग होता है, ऊपरी मेटल और निचला मेटल, जिसमें खनिज तत्व वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद जो है ये क्रोण है। अब ये क्रोण जो है ये द्रव स्वरूप में यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें बाहरी क्रोण और ये हमारा आंतरिक क्रोण हो गया, और ये हमारी पृथ्वी का प्रमुख केंद्र है। तो इस तरह से ये हमारी पृथ्वी की संरचना है। तो यहाँ पर ये पृथ्वी की मोटाई जो है, आप देख रहे हो कि सब जगह एक जैसी नहीं है। औसत रूप में इसकी मोटाई 30 से लेकर 35 किलोमीटर मानी जाती है। हम मोटाई की बात कर रहे हैं कि अगर भूपटल की मोटाई आप देखते हो तो 30 से लेकर 35 किलोमीटर इसकी मोटाई है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भूपटल की मोटाई कितनी है? तो भूपटल की मोटाई 30 से लेकर लगभग 35 किलोमीटर मानी जाती है, और महाद्वीप के नीचे इसकी मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच होती है। पर्वत श्रेणियों के नीचे इसकी मोटाई 40 किलोमीटर से अधिक होती है, तो सागर के नीचे इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से भी कम होती है। अर्थात ये पृथ्वी की सतह जो है यह विविध जगहों पर विविध स्वरूप में पाई जाती है। कहीं आप देखते हो तो 30 से 35 किलोमीटर है, पहाड़ी भाग आ गया तो वहाँ पे 40 किलोमीटर हो गया। सागर जहाँ पर है, जहाँ पे समुद्र और सागर है, तो वहाँ पर और भी कम है, वहाँ पे 7 से लेकर 10 किलोमीटर तक ही जो है भूपटल की मोटाई होती है। पृथ्वी की सतह जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि पृथ्वी के सतह के अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, और उसके बाद भूपटल के बाद, जैसे मैंने बताया, जब हमारा भूपटल खत्म होता है तो उसके बाद आगे मेटल में तापमान बढ़ने की दर घटने लगती है। मतलब जैसे जैसे अब यहाँ पर जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में आते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता है यहाँ पर, किंतु जैसे ही मेटल के भाग में आते हैं तो यहाँ पर तापमान कम होने लगता है, और तापमान वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है, और अब मेटल में जब जाते हैं तो उसमें तापमान की दर घटने लगती है और क्रोण में वह पुनः बढ़ने लगती है। तो इस तरह से पृथ्वी के केंद्र के तापमान करीब 55,000 से लेकर 5,500 से लेकर लगभग 6,000 सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग या पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है?
तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5,500 इट मीन्स 5,500 से लेकर 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मेटल और क्रोड की अगर तुलना करें तो मेटल और क्रोड की तुलना में भूपटल बहुत ही कम मोटाई की परत है और इसके भी 2 उपविभाज किए जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर तापमान जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो तापमान अधिक होता है, किंतु जब हम मेटल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे तापमान फिर से कम होने लगता है और इसके बाद फिर और अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे तापमान जो है वो लगभग और अधिक होने लगता है, अर्थात जब क्रोड के पास पहुँचते हैं तो तापमान अधिक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि महाद्वीपीय भूपटल क्या है। तो महाद्वीपीय भूपटल अर्थात महाद्वीपीय मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों से बने हुए हैं। अब ये जो महाद्वीपीय भाग है यह किन तत्वों से बना हुआ है, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है महाद्वीपीय भाग सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों से बना हुआ है और इसमें महाद्वीपीय भूपटल पर इन तत्वों की प्रचुरता के कारण, प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा में होने के कारण, इस परत को सब पहले सियाल कहा जाता था। तब एक प्रश्न बनता है कि सियाल किसे कहते हैं। तो महाद्वीपीय या महाद्वीप मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों से बने हुए हैं और इन तत्वों की अधिकता के कारण इसके परत को पहले सियाल कहा जाता था। महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.65 से लगभग 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व कितना है। तो महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.65 से लेकर 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई लगभग औसतन 30 किलोमीटर है और इस परत में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि महाद्वीपीय भूपटल में कौन सी चट्टान मिलती है। तो यहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं। आप देखते हो कि जो ग्रेनाइट घर वगैरह में यूज़ किया जाता है, ग्रेनाइट का पत्थर, तो उस तरह की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब अगला है महासागरीय भूपटल। तो अब देखेंगे कि महासागरीय भूपटल क्या है और यहाँ पर कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो यह भूपटल की दूसरी परत है। भूपटल की पहली परत जो है वह जो है महाद्वीपीय भूपटल है, जहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्व पाए जा रहे हैं, किंतु यहाँ पर इसकी दूसरी परत है महासागरीय भूपटल। तो भूपटल के जो महासागरीय भूपटल है यहाँ पर इस भूपटल की दूसरी परत है और यहाँ पर इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि महासागरीय भूपटल किससे बना हुआ है। तो महासागरीय भूपटल सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है और इसीलिए इसे पहले सीमा के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सीमा किसे कहते हैं। तो भूपटल का महासागरीय भूपटल, इसकी परत सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है और इसी को पहले सीमा के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से भूपटल जो है उसको सियाल और सीमा के नाम से पहले जाना जाता था। उसके बाद जो है उसका नामकरण अलग हो गया और उसे जो है महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल के नाम से जाना जाने लगा। इस परत की मोटाई लगभग 7 से 10 किलोमीटर तक होती है। अब महासागरीय भूपटल की मोटाई कितनी होती है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि महासागरीय भूपटल की मोटाई लगभग 7 से 10 किलोमीटर तक होती है।
इस परत का घनत्व 2.9 से 3.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रिक्त स्थान के लिए आ सकता है कि महासागरीय भूपटल का घनत्व खाली स्थान ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो उत्तर स्वरूप हमें लिखना होगा 2.9 से लेकर 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत में मुख्यतः बेसाल्ट एवं श्यामाश्म मतलब जिसे कहते हैं गैब्रो चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि महासागरीय भूपटल में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर महासागरीय भूपटल में बेसाल्ट और श्यामाश्म मतलब गैब्रो चट्टानें पाई जाती हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में विविध परतों में पाए जाते हैं, जैसे सिलिका जिसका साइंटिफिक है Si, एल्यूमिनियम Al, सिलिका Si, मैग्नीशियम Mg, निकल, फेरस, और ये सब जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। हो सकता है आप जानते हो कि महासागरीय एवं महाद्वीपीय भूपटल के बीच अंशांश की खोज कॉनरेड नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसीलिए इस अंशांश को कॉनरेड अंशांश भी कहते हैं। भूपटल एवं मैटल के बीच अंशांश इसकी खोज मोहोरोविकिक नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसीलिए इसे मोहो अंशांश कहा जाता है। और इसी तरह से मेटल और क्रोड के बीच अंशांश की खोज जो है यह गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसीलिए इसे गुटेनबर्ग अंशांश कहा जाता है। अर्थात जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उसे उसी के नाम से जाना जाता है। अब जो है हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे मेटल। मेटल जिसे कहा जाता है प्रवार। अब यह भी जो है प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया गया है। तो भूपटल के नीचे मेटल परत पाई जाती है। तो मेटल की परत कहाँ पाई जाती है? भूपटल के नीचे। और मेटल के ऊपरी एवं निचला मेटल दो उपविभाग किए गए हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि मेटल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मेटल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी मेटल और निचला मेटल। ऊपरी मेटल अधिक प्रवाही है और इसी भाग से लावा के कक्ष पाए जाते हैं। प्रवाही अर्थात प्रवाह होना, बहना। तो यह जो है ऊपरी मेटल में प्रवाही अधिक है, जिसके कारण वहाँ पर लावा अर्थात जो गर्म द्रव पदार्थ है उसे कहा जाता है लावा। तो लावा के कक्ष पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ज्वालामुखी फटने पर पृथ्वी की सतह पर लावा कहाँ से आता है? तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर लावा ऊपरी मेटल के द्वारा आता है। अब ये जो मेटल का भाग है, तो मेटल के इस भाग को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि ऊपरी मेटल अधिक प्रवाही है और इसी भाग में लावा के कक्ष पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और इसी को मेटल का जो है दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तो इस तरह से यह जो भाग है दुर्बलता मंडल का है। भूकंप के केंद्र प्रायः इसी भाग में पाए जाते हैं। ये जो मेटल का भाग है, यह मेटल का भाग है जिसमें ऊपरी मेटल जो है यहीं पर जो है इसे दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ भूकंप का जो केंद्र है वह भी यहीं पर पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से करीब
42 किलोमीटर की गहराई के पश्चात मेटल की परत की शुरुआत होती है। तो एक प्रश्न बनता है कि मेटल की परत की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पृथ्वी की करीब 42 किलोमीटर की गहराई से मेटल की शुरुआत होती है। और मेटल में पाई जाने वाली आंतरिक ऊर्जा, अर्थात उसके अंदर जो ऊर्जा पाई जाती है, आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाली हलचलों से पृथ्वी सतह पर पर्वत निर्माण, घाटी निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के हलचल के कारण पृथ्वी पर किन किन भूरूपों का निर्माण होता है? तो उत्तर स्वरूप मिलता है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के हलचल के कारण पृथ्वी पर पर्वत निर्माण होते हैं, घाटी निर्माण होती है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है, भूकंप जैसी प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। और इस तरह से अनुमान लगाया गया है कि इस भाग में लगभग 2400 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होगा। और यहाँ अचानक चट्टानों की संरचना एवं घनत्व के स्वरूप में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैज्ञानिक अनुमान है कि इसकी मोटाई लगभग 2870 किलोमीटर है। अब अगर पूछा जा सकता है यहाँ पे प्रश्न कि मेटल की गहराई कितनी है या मेटल की मोटाई कितनी है, तो मेटल की मोटाई 2870 किलोमीटर है और इसका घनत्व 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि गहराई के हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है और इसके कारण, बढ़ने के कारण दबाव होता है, जिसके कारण निचले मेटल की घनता लगभग 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हमने जो है आज देखा कि भूपटल के प्रमुखतः दो भाग, महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल। इसके बाद हमने मेटल के बारे में देखा। मेटल में भी हमने ऊपरी मेटल और निचला मेटल, इसके बारे में अध्ययन किया।